लास्ट टर्न पे हम लोगों ने रिएक्शन से रिलेटेड कुछ बातें करी थी। रिएक्शन से मोल रिलेशन कैसा होता है, और रिएक्शंस में अगर हम मास को मोल से रिलेट करना चाहें, मॉलिक्यूल से रिलेट करना चाहें, एटम से रिलेट करना चाहें, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसकी बात हुई थी। अब उस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, और रिएक्शंस को कैसे देखते हैं हम लोग, ये बात करेंगे। ठीक है, देखो रिएक्शंस को ओवरऑल में कैसे देखते हैं। अगर कोई कंपाउंड है, सपोज 1 मोल है, तो मॉलिक्यूल Na होते हैं। अगर एटम्स निकालने हैं तो Na में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग एटॉमिसिटी का, तो हमें एटम्स आ जाते हैं। अगर इस 1 मोल का मास निकालना है तो उसका मास हो जाता है उस कंपाउंड का मोलर मास। यहां तक बात क्लियर है। और अगर ये कोई गैस होती है और इसका, इफ इट इज गैस, और इसका वॉल्यूम अगर हम कैलकुलेट करें एसटीपी पर, एट एसटीपी, तो इसका वॉल्यूम आता है 1 मोल गैस का 22.4 लीटर। ठीक है, और अगर इसका मास देखोगे तो मास उसका मोलर मास आएगा। यहां तक की बात सबको क्लियर है। अब रिएक्शंस पे आ जाते हैं। एक रिएक्शन हमने लिया था लास्ट टर्न पे, अभी दूसरा लेते हैं। जैसे हमने ये लिया H2 + I2 गिव्स 2HI, ये रिएक्शन ले लिया। ठीक है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है, तीनों के तीनों गैस है। अब सबको वॉइस वगैरह क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 2 एटम्स, यहाँ पे भी 2 एटम्स हैं, आयोडीन के 2 एटम्स, आयोडीन के भी 2 हैं, तो बैलेंस तो है रिएक्शन। इसके बाद स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर देखो तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 2 है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ये जो होते हैं, इनसे हमें सब पता लग जाता है कि कौन कितने मोल रिएक्ट करेगा और कौन कितना मोल बनेगा। मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से हमें रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट, इसको हम गैस कर सकते हैं, इसके बारे में हम एस्टिमेशन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस रिएक्शन को देखो तो अगर ये 1 मोल है तो ये भी क्या होगा, 1 मोल आपको लेना पड़ेगा। और अगर दोनों को 1 मोल लेते हो तो ये कितना बनेगा, 2 मोल बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर इनके नंबर को ऑब्जर्व करो तो आप क्या देखते हो कि अगर इसका 1 ले रहे हो, इसका 1 ले रहे हो, तो ये 2 बन रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो है H2 और I2 हाइड्रोजन आयोडाइड के हाफ हैं, ये देख पा रहे हैं। HI का अगर हाफ कर दो तो किसका आ जाएगा, H2 का भी आ जाएगा और I2 का भी आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है सबको? सपोज आपको क्वेश्चन दिया गया कि ये रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन में HI के मोल्स बन रहे हैं 5.5। सपोज यही क्वेश्चन दिया गया, इन प्रीवियस रिएक्शन moles of HI formed are 5.5, then calculate
moles of H2 and I2 used, H2 और I2 के कितने मोल्स यूज होंगे। तो इस रिएक्शन को देख के हमें पता लगा कि भाई H2 और I2 जो यूज हो रहा है वो HI जितना बन रहा है उसका हाफ है, 2 का हाफ 1 है, और यहाँ पे भी देखो तो 2 का हाफ 1 है। इसका मतलब HI के जो भी मोल्स हैं अगर उसको हाफ कर दो तो H2 और I2 के मोल्स आपको पता लग सकते हैं। रिलेशन यहाँ पे सीधे दिख रहा है, या रेशियो आपको 1:1:, ये मोल में रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो HI के मोल्स आपको पता हैं, तो HI के मोल्स अगर आपको मालूम है 5.5 है, तो अभी रिएक्शन से हमें पता लगा कि H2 के मोल्स हाफ ऑफ HI है, तो निकाल सकते हैं क्या। 5.5 का आधा कर दो तो ये कितना आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। नहीं, ये इसका हाफ 2.5 आएगा और ये आएगा 0.25, तो ये 0.75, 2.75 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर I2 के निकालोगे तो I2 का भी यही आ जाएगा। सेम। तो इसका मतलब इससे अगर हमें किसी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मालूम है तो हम किसी रिएक्टेंट का निकाल सकते हैं, किसी रिएक्टेंट का मालूम है तो किसी प्रोडक्ट का निकाल सकते हैं मोल। अब देखो, सपोज आपको कहीं पे ऐसा किसी रिएक्शन में दिया हो, ये बन रहा है A+B2 गिव्स C+D4, ये बन रहा है। ठीक है, अब ये रिएक्शन क्या कहता है, इस रिएक्शन को अगर देखो तो ये क्या क्या कहता है इसको हम देखते हैं। और ऊपर लिखा हुआ है दिस इज बैलेंस्ड, तो देखते हैं। यहाँ पे 1 है नंबर, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो इसका मतलब इसके 1 मोल, इसके 1 मोल, तो इसका 1 मोल बनेगा और इसका 1 मोल बनेगा। जब A 1 मोल लो, B2 1 मोल लो, C 1 मोल बनेगा और D4 कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको मॉलिक्यूल में अगर कन्वर्ट करना हो तो मॉलिक्यूल कैसे निकालते हैं। सपोज मॉलिक्यूल आपको पता करना हो, तो ये 1 मोल है तो मॉलिक्यूल Na होंगे, ये इसमें भी Na मॉलिक्यूल होंगे, Na मॉलिक्यूल होंगे, Na ही होंगे। ठीक है, क्योंकि मोल्स तो 1 ही 1 है ना सब में। अगर मोल सेम है तो मॉलिक्यूल को तो सेम होना ही है, क्योंकि मॉलिक्यूल निकालने के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं, तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। अब आपको एटम्स निकालने हैं। एटम्स के लिए क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स में एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, यानी एटॉमिसिटी 1 है, तो एटम्स निकालोगे तो Na × 1 आ जाएगा। अगर इसके निकालोगे तो यहाँ पे एटॉमिसिटी 2 दिखाई दे रही है आपको, तो Na × 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से एटॉमिसिटी 1 है तो Na × 1 आ जाएगा एटम्स। और यहाँ पे देखो D4 है, यानी 4 एटम्स है, तो इसका मतलब Na × 4। यहाँ तक का स्टेप क्लियर है। ये हमने मॉलिक्यूल निकाला, ये हमने एटम निकाला, और ये हमने मोल्स निकाले सबके। अब मास निकालें, मास की बात करते हैं। मास जब निकालोगे तो मास के लिए मैंने बताया कि किसी भी कंपाउंड को अगर लेते हो आप, तो उसका जो मास होता है ना, वो मास आपका मोलर मास के इक्वल होगा अगर उसका 1 मोल है। तो देखो यहाँ पे सबके 1 मोल है ना, और ये क्या है, एटम दिखाई दे रहा है आपको, A सिंगल एटम दिख रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे मास आ जाएगा एटॉमिक मास ऑफ A। ये B2 मॉलिक्यूल है, जैसे ये होते हैं H2Cl2 F2, ऐसा मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे मोलर मास ऑफ B2। C फिर से एटम है, तो एटॉमिक मास ऑफ C। ये D4 है, मॉलिक्यूल है। जहाँ मॉलिक्यूल होता है वहाँ पे उसका मोलर मास निकालते हैं, मोलर मास ऑफ D4।
क्लियर? ठीक है। अब देखो, एक साइंटिस्ट थे गैलुसॉक, इन्होंने एक रूल बताया था, इसका भी काम में लेते हैं हम लोग। गैलुसॉक ने क्या बोला कि अगर रिएक्टेंट आपके गैस हो एंड प्रोडक्ट और ऑल्सो गैस, प्रोडक्ट भी गैस बन रहा है, देन they combined in simple ratio, और ये इसमें मोल्स का भी रेशियो वही होगा, वॉल्यूम का भी रेशियो वही होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो उसी रिएक्शन को लिखा हमने N2 + 3H2 gives 2NH3। सबको बात क्लियर हो रही है जो जो लोग क्लास में हैं? हाँ, उसी का एक लॉ यहाँ पे बता दे रहे हैं। अभी तो हम लोग रिएक्शन पे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरत पड़ सकती है किसी क्वेश्चन में, इसलिए यहाँ पे बता दे रहे हैं। ठीक है, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ही है, गैलुसॉक लॉ। तो N2 + 3H2 gives 2NH3 है। इसमें नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है, रिएक्टेंट भी गैस है, प्रोडक्ट भी गैस है। तो यहाँ पे हम गैलुसॉक का लॉ लगा सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 मोल लिख दो, ये 3 मोल लिख दो। ये गैलुसॉक का लॉ नहीं है, मोल नहीं बताता है गैलुसॉक का लॉ। गैलुसॉक का लॉ बोलता है कि भाई ये जो गैसेस है ना, इनके जो ये इसमें मोल में रिलेशन है, वही उनके वॉल्यूम में रिलेशन होगा। मतलब अगर मोल रेशियो आप देखो तो दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम रेशियो। मतलब क्या है, अगर इसको आप 1 लीटर लेते हो तो इसको आपको 3 लीटर लेना पड़ेगा हाइड्रोजन को, और 2 लीटर बनेगी अमोनिया। ये बताया था गैलुसॉक। अगर आपने इस रिएक्शन में N2 को लिया x मिलीलीटर, तो इसको आपको लेना पड़ेगा 3x मिलीलीटर, और इसको आप ये बनेगी 2x मिलीलीटर। मतलब कुल मिला के बात ये है कि इसमें रेशियो 1:3:2 का होगा। जो यहाँ के आगे के कोफिशिएंट्स का रेशियो है, वही रेशियो उनके वॉल्यूम में भी होगा और वही रेशियो उनके मोल्स में भी होगा। क्लियर है बात? अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग रिएक्शन बेस्ड। बढ़िया सा सवाल लेते हैं। एनसीईआरटी ओपन है क्या किसी के पास? एनसीईआरटी में लास्ट में क्वेश्चन देखो, A2 B2 ऐसे करके रिएक्शंस दिए हुए। मेरे पास ओपन ही नहीं है, पता नहीं कहाँ। मिल गया जो मैं कराना चाह रही थी वो मिल गया। देखो रिएक्शन दिया हुआ A + B2
गिव्स AB2, ये बनता है। ठीक, अब ये रिएक्शन दिया हुआ है और इस रिएक्शन में आपसे पूछा गया है देखो, अच्छा एक और चीज़ समझा दें, फिर उसके बाद आपसे बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। एक रिएक्शन में एक बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। लिमिट का मतलब पहले होता है, लिमिट का मतलब जो होता है स्टॉप करना, रोकना। ठीक है, जैसे कई बार क्लास में बहुत बच्चे शैतानी करते हैं ना, तो टीचर्स बोलते हैं डोंट क्रॉस योर लिमिट। ठीक है, अपनी लिमिट को क्रॉस मत करिए। तो लिमिटिंग रिएजेंट है भाई, रिएक्शन में काम आ रहा, लिमिट कर रहा है रिएक्शन को, मतलब क्या कर रहा है, रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। ऐसा कोई रिएजेंट होगा तो क्या बात है भाई। देखो, जैसे इसको एक कॉमन एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मान लो हमको मैगी प्रिपेयर करना है। ठीक है, सभी लोग बनाते होंगे इसको घर पे। तो अब हमारे पास मैगी के ब्रिक्स हैं 4 और हमें टोमेटो दे दिए गए 2 और अनियन हमें दे दिया गया है 1 और हमारे पास टेस्ट मेकर जो दिया गया है, जो मसाला होता है इसका, वो 2 दिए गए। ठीक है, और कौन खाना चाहता है मैगी, किसके लिए पकाई जाए, जल्दी बताओ। नहीं, इंसान तो खाएगा ही, आप में से कौन खाना चाहता है, उसके लिए बनाएंगे। अब यहाँ पे हम कोई असली थोड़ी बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे उसके लिए। चलो बताओ जल्दी। अब आप बोलोगे नकली खानी है तो हम तो नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो आयुष का नाम ले लेते हैं कि आयुष को खाना है। लेकिन आयुष को पसंद कैसी है, आयुष को पसंद है कि अगर आप 1 ब्रिक डालते हो तो उसमें जो मसाला है ना, टेस्ट मेकर, वो उनको 2 यूज़ करना है। ठीक है, अनियन उनको हाफ यूज़ करना है और टोमेटो उनको 1 यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आयुष का टेस्ट है, ये हमारी है रिएक्शन। भाई अलग अलग रिएक्शन अलग अलग तरीके से होती है, किसी में किसी के 1 मोल लगते हैं, किसी में किसी के 2 मोल लगते हैं, किसी में किसी के 3 मोल्स लगते हैं। तो ये मैगी प्रिपरेशन इज़ अ रिएक्शन, और ये रिएक्शन अभी किसके अकॉर्डिंग हो रही है, आयुष के अकॉर्डिंग। तो आयुष के अकॉर्डिंग अगर उसको 1 ब्रिक मैगी का मिला है तो उसको 2 टेस्ट मेकर चाहिए, टोमेटो उसको 1 चाहिए, अनियन वो हाफ ही डालेगा और इस तरीके से वो बनाएगा। तो मतलब क्या है, रिएक्शन का जो उसको ज़रूरत है वो किस तरीके से आयुष के अकॉर्डिंग अगर हम बनाते हैं। तो मैगी के ब्रिक्स अगर 2 होते हैं, 1 होते हैं, तो टेस्ट मेकर उसको चाहिए 2, टोमेटो कितना चाहिए उसको 1, और क्या था, अनियन था, उसको चाहिए था हाफ। ठीक है भाई, ये चाहिए उसको प्रोपोर्शन, मतलब रिएक्शन की स्टैइकोमेट्री है। अब इसको दिया क्या 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 है, गिवन इसको ये है, 4 ब्रिक्स दे दिए गए, टोमेटो 2 दे दिए गए, अनियन 1 दे दिया गया, टेस्ट मेकर 2 दे दिया गया। तो देखते हैं 4 2 1 2, 4 2 और टोमेटो 2 थे, अनियन उसको 1 दिया गया। ये गिवन अमाउंट है।
और ये रिएक्शन का अमाउंट है, मतलब ये हमें चाहिए, जैसा टेस्ट हमको चाहिए हमें ऐसे टेस्ट वाला चाहिए। ठीक, तो अब देखते हैं, अगर चारों के चारों ब्रिक आपको यूज़ करने हैं तो टेस्ट मेकर कितने चाहिए बताइए। ये 1 ब्रिक था, चारों के चारों अगर हमें यूज़ करने हैं तो हमें टेस्ट मेकर कितना चाहिए, ये 1 था। 8 चाहिए, क्यों? क्योंकि आयुष को 1 ब्रिक के साथ टेस्ट मेकर डबल यूज़ करने, तो 8 चाहिए। और टोमेटो कितने चाहिए अगर ये चारों यूज़ करने, तो टोमेटो 4 चाहिए। फिर अनियन कितने चाहिए, भाई इसको तुम 4 टाइम्स कर रहे हो तो अनियन भी 4 टाइम्स ही चाहिए ना। ये तो आइडियल है और ये गिवन है, तो अब जो गिवन है उस सिचुएशन को देखते हैं वो आइडियल से कितना मैच करती है। भाई तुम इसको अगर 4 टाइम कर रहे हो तो ये भी हमको 4 टाइम करना पड़ेगा, ये भी हमको 4 टाइम करना पड़ेगा, ये भी हमको 4 टाइम करना पड़ेगा, टेस्ट क्योंकि वही चाहिए। अब इसको 4 टाइम करते हो तो ये तो एग्जैक्ट हो गया, इसको 4 टाइम करोगे तो ये 8 चाहिए, इसको 4 टाइम्स करोगे तो कितना चाहिए आपका 4 चाहिए, और इसको 4 टाइम्स करोगे तो कितना चाहिए 2 चाहिए। अब इस अमाउंट में तो हमारे पास है नहीं, तो क्या हम मैगी नहीं बना पाएंगे? बना पाएंगे, कुछ ब्रिक्स को रख देंगे, ऐसा ही तो होगा। मतलब कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होंगे जो ख़त्म हो जाएंगे, कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे होंगे जो क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे, एक्सेस में रहेंगे। इतनी बात समझ आती है। अब देखो, अब हम लोग 2 को यूज़ करके देखते हैं कि अगर 2 यूज़ करें हम तो क्या बनेगा। अगर ये 4 थे, हमको 2 यूज़ करना है, चलो भाई, तो 2 यूज़ करोगे अगर, तो टेस्ट मेकर कितना चाहिए, 4 चाहिए, ठीक है। टोमेटो कितना चाहिए हमें, 2 ही चाहिए, डबल कर दिया। और ये कितना चाहिए, ये 1 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये गिवन है 1, ठीक है भाई, मैच कर गया। ये गिवन है 2, मैच कर गया। ये अभी भी क्या हो रहा है, ठीक है, ये अभी भी डबल चाहिए, तो बात नहीं बैठ पा रही। अब ये तो बच ही रहा है, खैर कोई बात नहीं। अब क्या करें, अब देखो, अब 1 कर लेते हैं, देखते हैं किस प्रोपोर्शन में अपनी बात बैठ पाएगी। तो अब हमारी ट्रेन कहाँ पे अटक गई। अब हम बोले भाई 2 के लिए भी इंग्रेडिएंट नहीं है, अब तो एक ही बनाना पड़ेगा, चलते हैं देखते हैं बनाते हैं। अब 1 लोगे तो ये 2 यूज़ होगा, ये 1 यूज़ होगा, ये हाफ यूज़ होगा, यही तो यूज़ होगा, ठीक है। इसको 1 लिया आपने तो ये 2 यूज़ हुआ, ये 1 यूज़ हुआ और ये हाफ यूज़ हुआ। अब रिमेनिंग कितना रहेगा, ये गिवन 4 था, तो इसमें आपका 4 - 1 3 रह गया। इसमें अगर देखो तो टेस्ट मेकर पूरा पूरा ख़त्म हो गया ना, कंप्लीट कंज्यूम हो गया। टोमेटो को देखो तो टोमेटो क्या होगा, 2 - 1 1 रह जाएगा। और अगर अनियन को देखो तो 1 - हाफ हाफ रह जाएगी। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें रिक्वायर्ड टेस्ट चाहिए था, रिक्वायर्ड रिएक्शन चाहिए, तो रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से चलना पड़ता है, और उस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट गिवन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को देखना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हमें चीज़ें देखनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ ऐसे रिएजेंट हो सकते हैं रिएक्शन में जो पूरे ख़त्म हो जाए, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो रिमेनिंग हो। तो जैसे यहाँ पे 3 आपके ब्रिक्स बच गए, 1 टोमेटो रिमेनिंग हुआ, 1 अनियन रिमेनिंग हुआ, और टेस्ट मेकर पूरा का पूरा क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। तो टेस्ट मेकर सबसे पहले ख़त्म हुआ ना। अब इसके बाद अगर आपको 1/4 ब्रिक भी बनाना है तो अब इस टेस्ट का नहीं बन सकता, क्योंकि ये तो ख़त्म ही हो चुका है। इसने क्या किया, रिएक्शन को रोक दिया। भाई इसका अमाउंट कम था, तो कोई भी ऐसा रिएजेंट जिसका अमाउंट कम होता है, जो रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट।
दैट इज कॉल्ड एलआर। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो रिएजेंट, वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, फर्स्ट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, reactant is LR। बात क्लियर है थोड़ी थोड़ी? ठीक है, अब रिएक्शन पे आते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही पुराना एग्जांपल लेते हैं, इसी से समझते हैं। अब ये रिएक्शन बोल रहा है कि ये 1 मोल ले लो और ये 3 मोल ले लो, तो ये 2 मोल बन जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या किया गया कि हमें गिवन है, इसको दे दिया 4 मोल, इसको दे दिया हाफ मोल, और आपसे रिएक्शन में पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, और ये पूछ रहे हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। अमोन नाइट्रोजन होगा या रिएक्टेंट होता है, ये नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, रिएक्शन को देखते हैं। अगर नाइट्रोजन चाहिए 1 मोल, तो ये हाइड्रोजन कितना चाहिए, उसका 3 टाइम्स चाहिए। ठीक है, अब गिवन क्या है, ये हाफ मोल गिवन है, ये 4 मोल गिवन है, इसको यूज करना है आपको 1 मोल, इसको यूज करना है 3 मोल। तो अगर ये हाफ मोल है, इसको आपने हाफ किया, ठीक है, 1 से हाफ कर दिया, तो ये भी 3 से हाफ हो जाएगा क्या। तो इसका मतलब कि अगर नाइट्रोजन आप यूज करते हो हाफ मोल, तो हाइड्रोजन आपकी 1.5 मोल यूज होगी। यहां तक बात क्लियर है? ये मैंने नहीं बोला, ये रिएक्शन बोल रही है कि यहाँ पे 3 मोल होता है, तो यहाँ पे 1 मोल होता है। अब इसको हाफ कर लो तो ये 1.5 हो गया। अब गिवन अमाउंट भी तो यही है, ये हाफ मोल गिवन है। ठीक है, तो हाफ मोल ये रिएक्ट करेगा 1.5 मोल से। अब रिएक्ट करने के बाद ये अमोनिया बना देगा। अमोनिया कितना बनेगा, देखो ये 1 है, ये 3 है, तो ये 2 बनता है, मतलब इसका डबल बनता है। देख पा रहे हो भाई, ये 1 है तो ये 2 बनता है, रिएक्शन से पता लग रहा है। तो अगर ये हाफ है तो ये कितना बनेगा, डबल बनेगा। तो हाफ का डबल क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब अमोनिया कितना बनेगा, 1 मोल। अब ये रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ये हाफ मोल यूज हो गया, ये 1.5 मोल यूज हो गया। अब ये हाफ मोल जब यूज हो गया तो इतना ही अमाउंट तो दिया, अब इसके आगे तो ये रिएक्शन चल नहीं सकता। ऑल्दो हमारे पास हाइड्रोजन के मोल्स बचे हुए हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के गिवन कितने हैं, हाइड्रोजन के गिवन है 4, ये हाफ यूज हो गया पूरा पूरा, और ये केवल 1.5 यूज हुआ, तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा हाइड्रोजन की अगर बात करो, 4 माइनस 1.5 रिमेनिंग रहेगा। तो ये तो बच जाएगा और ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो जो खत्म हो जाता है वो रिएक्शन को, अब आगे रिएक्शन हो नहीं पाएगी, क्योंकि एक चीज खत्म हो गई, 2 को मिला के आपको यूज करना है, एक खत्म ही हो गया, तो फिर अब रिएक्शन को ये स्टॉप करेगा। इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, LR। और ये जो है ये बच जाता है, जो रिमेनिंग होता है उसको हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्लियर हुई बात? अगर नहीं हुई हो तो एक और एग्जांपल से बता दें।
बताओ। चलो क्लियर है। अच्छा, किसको किसको नहीं क्लियर है? नहीं क्लियर है किसी को तो एक और एग्जांपल बताऊं। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एलआर, एलआर का मतलब मोटी मोटी बात समझो, जो पूरा खत्म हो जाएगा और सबसे पहले खत्म होगा। कोई रिएजेंट ऐसा होगा जो बचा रह जाएगा, उसको एक्सेस बोलेंगे। जो पूरा कंज्यूम हो जाएगा उसको हम बोलेंगे एलआर। ये ए है, ये बी है, ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं AB2। ठीक है, अब इस रिएक्शन से पता लग रहा है कि ये 1 मोल हो तो इसका 1 मोल यूज होगा। ठीक है, और इसका 1 मोल बनेगा। ये 1 मोल यूज होगा, ये 1 मोल यूज होगा तो इसका 1 मोल बनेगा। ठीक है, ये तो रिएक्शन कह रही है। अब गिवन आपको क्या है, देखो गिवन है आपको ये हाफ मोल दे दिया, ये 5 मोल गिवन है। तो अब क्या होगा, देखो ये 1 मोल रिएक्ट करता है तो ये 1 मोल रिएक्ट करेगा। मतलब अगर ये हाफ मोल जो गिवन है उसी के हिसाब से तो रिएक्शन करना पड़ेगा। ये हाफ मोल गिवन है यूज होगा तो ये भी हाफ मोल यूज होगा, क्योंकि रिएक्शन का रूल तो ये है। रिएक्शन जो कहती है वो रूल होता है, तो रूल तो ये है कि जितना ये है उतना ये भी यूज होगा। तो अगर ये हाफ मोल है पहला वाला चीज़ तो दूसरा भी हाफ मोल यूज होगा। अब इसके बाद रिएक्शन क्या होगी, रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी, क्योंकि ये 1 है, ये 1 है तो ये 1 है तो ये हाफ मोल बन जाएगा। अब इसके बाद रिएक्शन को क्या होना है, स्टॉप। क्यों स्टॉप होना है, क्योंकि ये तो इतना ही गिवन है। अब ये तो ख़त्म ही हो गया, कंप्लीट कंज्यूम। तो जो पहले रिएक्शन में ख़त्म हो जाता है, जो रिएक्शन को रोक देता है, अब इसके बाद रिएक्शन नहीं हो सकती, उसको हम बोलते हैं एलआर। और जो बच जाता है, अब ये तो 5 गिवन था और यूज कितना हुआ, केवल हाफ, तो 4.5 रिमेनिंग रहेगा। ये वाला B2 वाला, तो इसको बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। क्लियर? आप क्वेश्चन करें। अब अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन था हमारा ये, A प्लस B2 गिव्स AB2 बनता है। तो पूछ रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट बताओ कौन सा है। कंडीशन पहला जो दिया हुआ है, 300 एटम्स ऑफ A प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, ये गिवन है। अगर ये दिया है तो आपका रिएक्शन में आपको बताना है एलआर। तो देख लें, करें, देखो कैसे करना है। A प्लस B2 गिव्स AB2। अब हम लोग क्या लिख रहे हैं, रिएक्शन के लिए रूल कि कैसे होगी। अब ये अगर 1 मोल है तो ये 1 मोल होगा और ये भी 1 मोल होगा। अब ये क्या है, एटम है और ये मॉलिक्यूल हमें दिखाई दे रहा है। ये एटम है, एटॉमिक स्टेट दिख रही है, और ये मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है। प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछा नहीं गया है, इसलिए प्रोडक्ट को भूल जाओ, इसको भूल गए। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन पूछी नहीं गई है तो उसको भूल जाते हैं। हमें एलआर निकालना है, मतलब दोनों रिएक्टेंट को देखना है। ये 1 मोल है, ये 1 मोल है,
अब ये एटम है तो इसमें मॉलिक्यूल तो निकलेंगे नहीं, इसमें सीधे हमें निकालना पड़ेगा एटम। तो अगर इसमें एटम निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर दोगे Na से, तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे Na से तो Na ही आ जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे मॉलिक्यूल निकालना पड़ेगा, तो मॉलिक्यूल निकाल लो। तो मॉलिक्यूल कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई Na आ जाएगा बी के लिए। इसका मतलब हमें क्या दिख रहा है कि अगर इसके ए के Na एटम यूज होते हैं तो बी के Na मॉलिक्यूल यूज होते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? अगर इसके हम Na एटम लेते हैं तो इसके Na मॉलिक्यूल यूज हो रहा है। ये रिएक्शन हमें पता लगी कि भाई ये रूल है, इस रूल से चलनी है रिएक्शन। इसका मतलब ये दोनों क्या है, ये नंबर दोनों सेम है, बस यहाँ पे ये एटम है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है। तो देख लेते हैं, गिवन है 300 एटम ऑफ ए एंड 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी। तो अगर इस रूल से देखो, ये तो गिवन है, बट आपको पता है कि इसके एटम जितने यूज होंगे उतने ही इसके मॉलिक्यूल यूज होंगे। तो अगर आप देखो 200 मॉलिक्यूल बी के यूज कराओ तो इसके भी 200 एटम यूज होंगे। रिएक्शन तो यही कह रही है। तो ये 200 यूज करने के बाद और ये 200 एटम यूज करने के बाद ये बच जाएगा ए वाला। अब जो बच जाता है वो क्या होता है, ये 300 माइनस 200, तो 100 एटम ये बच जाएगा। तो जो रिमेनिंग होता है उसको एक्सेस बोलते हैं, और ये पूरा खत्म हो जाएगा, कंप्लीट कंज्यूम। तो ये क्या होगा, Lr। क्लियर है बात? ठीक है। अब सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ ए एंड 3 मोल्स ऑफ बी, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पे हमारे पास B2 ना लिख करके क्या लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, रिएक्शन था ये 1 मोल, ये 1 मोल, इसको भूल जाते हैं क्योंकि इसके बारे में पूछा नहीं है। ये 1 मोल तो ये 1 मोल। अब इसके तो 2 मोल्स दिए हैं, इसके कितने दिए हुए, 3 मोल्स दिए हुए हैं, और दोनों को इक्वल इक्वल यूज करना है। तो जो कम वाला है उसको देख लो पहले। अगर ये 2 मोल्स है तो ये 2 मोल्स यूज होगा, ये अगर 2 मोल्स है तो ये भी 2 मोल्स यूज होगा B2 का। तो रिमेनिंग कौन रह जाएगा, रिमेनिंग यही होगा क्या, क्योंकि ये 3 गिवन है, और जो रिमेनिंग है उसको एक्सेस, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, Lr। क्लियर? यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज में B2 देना था, B लिख दिया। आप कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन? अब देखो, एक तो Lr निकालने का ये तरीका होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से रिएक्शन को लिख करके एस्टिमेट करके देखते हैं
कौन सी चीज़ कितनी यूज़ हो रही है, और जो कम अमाउंट में होता है उसके हिसाब से हम लोग करना शुरू करते हैं। जैसे ये कम अमाउंट में था यहाँ पे ये 2 था, ये 3 था, तो इसके हिसाब से देखते हैं कि अगर ये 2 यूज़ करो तो ये कितना यूज़ होगा, तो ये 2 यूज़ करोगे तो ये 2 यूज़ हो जाएगा, तो ये रिमेनिंग 1 बचेगा और ये पूरा पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे करके देखते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है, एक अनदर मेथड है। क्लास में कौन कौन है इस समय? सारांश है, आयुष है, और कौन है? चिरायु है, और कोमल है, विधि, कोमल। अच्छा, ये दूसरा मेथड मालूम है विधि कौन सा होता है? अच्छा, अभी याद नहीं है। चलो देखो क्या करते हैं। रिएक्शन तो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, करते क्या है, करना ये आपको कि जो गिवन अमाउंट है ना, या जो गिवन मोल्स है, उनको डिवाइड कर दो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और जिसमें भी ये नंबर कम आता है, ये जो नंबर आएगा, जो भी नंबर आता है, ये जिसमें लेस आएगा वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट। एग्जाम्पल से समझते हैं। सेम क्वेश्चन में समझते हैं। चलो यहाँ पे कोफिशिएंट स्टोइकोमेट्रिक 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। गिवन अमाउंट मैं दे देती हूँ। ये दिया हुआ है 5 मोल्स और ये दिया हुआ है 2.5 मोल्स। तो करना क्या है, जो गिवन अमाउंट है उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो 5/1 कर दिया और यहाँ पे 2.5/1 कर दिया, तो यहाँ पे 5 आ गया आंसर और यहाँ पे क्या आ गया 2.5। सबसे छोटा है कौन सा है इसमें से, ये लेस है, ठीक है। तो जिसकी ये वैल्यू कम आएगी वही क्या होगा, LR। सीधे सीधे ऐसे निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन करवा देते हैं इस पर बेस्ड जल्दी से, और फिर हम लोग अच्छा सा क्वेश्चन होना चाहिए LR पे। कंसंट्रेशन मोल की जरूरत पड़ती है ना। अब इसके बाद अगला टॉपिक कंसंट्रेशन ही बताऊंगी इसमें। कंफ्यूज नहीं होना है भाई। देखो यही रिएक्शन है दिया हुआ है, और डाई नाइट्रोजन दे रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ग्राम। डाई नाइट्रोजन का मतलब N2 की बात कर रहे हैं, और हाइड्रोजन दिया हुआ है, डाई हाइड्रोजन दिया हुआ है 1 × 10⁻³
ग्राम। पूछ रहे हैं एलआर कौन है, एक्सेस कौन है, और प्रोडक्ट कितना बनेगा। अच्छा, एक बात और याद रखनी है कि प्रोडक्ट हमेशा एलआर के अकॉर्डिंग बनेगा। एलआर का जो अमाउंट है ना, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट देखना है। प्रोडक्ट ऑलवेज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू एलआर। प्रोडक्ट का अमाउंट पूछेगा तो एलआर के हिसाब से निकालना है। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो अपने को आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में ग्राम्स दिए हुए हैं, तो हम लोग क्या करें ना, मोल्स निकाल लें, क्योंकि हमारी बात ग्राम में चल नहीं पाती है, हमारी बात किस में चलेगी, मोल में चलेगी। चलने को ग्राम में भी चल जाएगी, लेकिन वो प्रोसेस अभी सिखाया नहीं आपको, मोल वाला सिखाया, तो मोल वाले पे आ जाते हैं। देखो मोल निकालते हैं, तो इसका गिवन अमाउंट दिया हुआ है, इसका गिवन मास दिया हुआ है, तो नाइट्रोजन के अगर मोल निकाल लें तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास। इसका दिया हुआ है 2000 और मोलर मास होता है इसका 28 N2 का, तो इसके मोल्स आ गए। अब हाइड्रोजन के मोल्स निकाल लो। ये कैलकुलेट करो जरा कैलकुलेटर से जल्दी से, किसी के पास हो तो। GM/mm करेंगे तो इसका दिया 1000 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का होता है 2, तो ये 500, 428, ठीक है। और ये आ गया 500, ठीक है। ये मोल्स आ गए अपने। अब दोनों के मोल्स गिवन मोल्स आ गए। अब करना क्या है, अब तो कुछ करना नहीं है, अब तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। इसका अमाउंट आया 71 कुछ आया ना, 71.428। 1 से डिवाइड कर दो इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और यहाँ पे 500 आया था, तो 500 में आप 3 से डिवाइड कर दो। अब इसको सॉल्व करके देखो, ये तो 71.428 ही आएगा, और ये कितना आएगा। तो छोटा कौन सा आ रहा है वैल्यू, छोटी वैल्यू कौन सी है, N2 की। लेस अमाउंट ये है, तो जिसकी वैल्यू छोटी आएगी वही क्या होगा, LR। क्वेश्चन में पूछा गया था LR कौन है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो N2 है। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो दूसरा वाला डेफिनेटली एक्सेस रिएजेंट होगा, तो एक्सेस रिएजेंट हाइड्रोजन है। क्लियर है बात। ठीक है। अब प्रोडक्ट पूछा है कि प्रोडक्ट बनेगा कितना भाई, तो प्रोडक्ट मैंने बताया किसके अकॉर्डिंग निकालना है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो देख लो भाई, लिमिटिंग रिएजेंट अगर ये 1 होता तो ये 2 बनता, डबल बनता है इसका, देख पा रहे हो, डबल है 2 टाइम्स। तो अगर ये 71.48 है तो इसका डबल बनेगा। अमोनिया कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन के अमाउंट का डबल, तो ये 71.48 है, तो ये इसका डबल कर दो, आंसर आ जाएगा। ये मोल में आएगा आंसर। अगर ग्राम निकालने हैं तो ग्राम निकाल लो, ग्राम का मतलब GM निकालना है, तो मोल मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। अमोनिया का मोलर मास होता है 17, क्योंकि नाइट्रोजन का आता है 14, हाइड्रोजन का आता है 3, तो 17 ये आ जाएगा। हाँ जो भी हो, ज़्यादा से क्या मतलब है, इतना बनेगा अमोनिया। क्लियर। हाँ मेरे पास जो बुक है उसमें आंसर भी ऐसे दिया हुआ है।
अगर मोल पूछता तो ये आंसर लिख देते, ग्राम पूछता तो ये। अब क्या पूछा है वो देख लेंगे क्वेश्चन। सबको क्लियर है बात? ठीक है, तो अगर आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो तो सीधे सीधे आप गिवन मोल निकालो और गिवन मोल में स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। दोनों में से जो नंबर छोटा आता है वही हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा हो गया एक्सेस। प्रोडक्ट निकालना है तो लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट में रिलेशन देखो कि कौन कितने मोल है तो कितने मोल बन रहा है, और आराम से उसको कैलकुलेट कर लो। क्लियर? आयुष आपकी क्लास है क्या कोई बायो की? नहीं है तो एक दो क्वेश्चन और करवा देती हूँ। पीडीएफ में भेजने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, आपको शीट भेजी हुई ना, शीट में अलग से लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन होंगे। शीट में तो टॉपिक के क्वेश्चन है ना, उस पे ऊपर टॉपिक लिखा होगा और टॉपिक के क्वेश्चन होंगे। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज हम लोगों ने सीखा लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट का अमाउंट कैसे निकालते हैं। अब कंसंट्रेशन का थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं आपको। कंसंट्रेशन पर आना है नेक्स्ट। होता क्या है देखो, कंसंट्रेशन सिंपल वे में अगर बोले तो किसी भी चीज को किसी में आप डिसॉल्व कर रहे हो तो आप देखते हो कितना अमाउंट आपने डिसॉल्व किया उसका। सपोज हम घर पे शरबत बनाने बैठे और हमने बोला 1 लीटर में बनाते हैं भाई, तो 1 लीटर वाटर ले लिया और इसमें हमने क्या किया, शुगर डाल दिया। शुगर जो हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं सुक्रोज। केन शुगर होती है, गन्ने से निकाली जाती है, केन शुगर भी बोलते हैं। फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये ऐसे ही बता दिया आपको। मेन बात ये थी कि शुगर डाला, मान लो 50 ग्राम शुगर इसमें ऐड किया आपने, तो इस सोल्यूशन की अगर कंसंट्रेशन बोलो ना तो कंसंट्रेशन होगी 50 ग्राम पर लीटर। पर लीटर का मतलब 1 लीटर। 1 लीटर में आपने कितना सोल्यूट डिसॉल्व किया? सोल्यूट है इसमें शुगर, 50 ग्राम डिसॉल्व किया और आपने सॉल्यूशन टोटल कितना बनाया? 1 लीटर का बनाया। तो कंसंट्रेशन क्या हो गया? 50 ग्राम पर लीटर। क्लियर बात? तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज को अगर आप किसी चीज में मिक्स करते हो तो उसका कितना अमाउंट यूज करते हो, ये होता है आपका कंसंट्रेशन। सपोज हमको ना क्या बनाना है, कुछ अच्छा सा बनाते हैं। सपोज हमें बनाना है अल्कोहल, जानते हैं अल्कोहल? ठीक है, जैसे C2H5OH, ये इथेनॉल बोलते हैं ना, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसको यूज किया जाता है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, आपको पता है। अब ये इसका मैं सॉल्यूशन बनाना सिखाऊंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बता रही हूँ कि ड्रिंक कैसे करते हैं, मैं तो बस एक केमिस्ट्री की बात बता रही हूँ, है ना। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर में ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं तो उनको मालूम भी होगा लोग कैसे ड्रिंक करते हैं। अगर जैसे किसी को लेना है तो क्या करते हैं लोग,
मुझे पता है, मैंने लोगों को देखा है, मेरे घर में तो कोई नहीं करता लेकिन मैंने देखा है। क्या करते लोग, अल्कोहल ले लिया और उसमें आइस मिक्स करते हैं, आइस क्यूब्स डालते हैं, है ना। अब जो लोग लेते होंगे उनको इसका टेस्ट पता होगा। एक बार मैंने लैब में टेस्ट किया था, बहुत ही गंदा टेस्ट होता है, बहुत गंदा, वियर्ड। तो बात क्या बताना चाह रही हूँ, बात ये बताना चाह रही हूँ कि अल्कोहल में आइस क्यूब्स मिक्स करते हैं। तो बेसिकली अगर आप बोलो तो आप बोल सकते हो अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं। भाई आइस मेल्ट होके तो वाटर ही बननी है, अल्कोहल और वाटर को मिक्स करते हैं तो बोलते हैं ये इतना हार्ड नहीं लगता, इसकी हार्डनेस कम हो जाती है। ठीक है भाई। अब मान लो हमने 50 ml अल्कोहल लिया और उसमें वाटर डाल दिया हमने 100 ml। ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इन दिस सॉल्यूशन। ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया अल्कोहल और वाटर का पीने के लिए, इसमें कॉन्सेंट्रेशन अल्कोहल का कितना है। तो अगर देखो आप तो टोटल सॉल्यूशन कितना बनेगा भाई, 50 हमने ये मिला दिया, 100 ये मिला दिया, तो टोटल कितना बन जाएगा, 150 का बन जाएगा। ठीक है। और अल्कोहल की कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे हैं इसका मतलब उसको सॉल्यूट मान रहे हैं और दूसरे वाले को सॉल्वेंट बोल रहे हैं। वाटर को क्या बोल रहे हैं, सॉल्वेंट। इसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है, तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं उसका अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, ऐसे निकलती है कंसंट्रेशन। तो भाई अल्कोहल का निकालना है, अल्कोहल हमने 50 मिलाया था और टोटल कितना था, 150 था। तो ये अल्कोहल की कंसंट्रेशन आ गई, 1/3 आ जाएगी। ठीक है। इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि 1/3 ml पर 1 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब अगर आप इस सॉल्यूशन का 1 ml लेते हो तो उसमें 1/3 ml अल्कोहल है और बाकी क्या है, वाटर। तो कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ml पर ml में डिनोट कर सकते हो, ग्राम पर ग्राम में डिनोट कर सकते हो, ग्राम पर ml में डिनोट कर सकते हो, ग्राम पर लीटर में डिनोट कर सकते हो, या मोल को भी यूज़ कर सकते हो आप। बहुत सारे तरीके होते हैं इसको डिनोट करने के। जैसे मान लो हमने बोला 50 ग्राम शुगर है, इसको डिसॉल्व किया 100 ग्राम वाटर में, तो इसको बोला सॉल्यूट, इसको डिसॉल्व कर रहे हैं और जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट दिया और आपसे पूछ रहे हैं शुगर का कॉन्सेंट्रेशन बताइए या शुगर का W/W परसेंटेज बताइए। ये भी कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट करने का एक तरीका है, W/W परसेंटेज, या इसको बोलते हैं मास बाय मास परसेंटेज। किसी भी चीज़ का अगर मास बाय मास परसेंटेज, W/W परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं, जिसका निकालना है, जैसे यहाँ शुगर का निकालना है तो शुगर का अमाउंट ले लो डिवाइडेड बाय टोटल ले लो, जो भी आपने मिला के बनाया वो टोटल अमाउंट, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दो। अगर इस क्वेश्चन की बात करो तो शुगर कितना है 50, टोटल कितना हो जाएगा 50 + 100, भाई टोटल तो यही है ना। अरे भाई इसको मिक्स कर रहे हो ना,
सॉल्यूशन को लेना है ना, तो 50/150 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आ जाएगा 100/3, दैट इज 33.33 ऐसे करके कुछ आएगा। सबको क्लियर है W/W? ये भी कंसंट्रेशन को डिनोट करने का एक तरीका है, एक मेथड है। अब हम लोग नेक्स्ट टर्न पे और बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्लास को